जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। सेट पहला होगा जो हमारे पीवाई के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं रेलवे की, वही सारे प्रश्न हम इसमें लेंगे। इसमें लगभग हम लोग इस क्लास में 10 से 11 प्रश्न लेंगे, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक, उनको हम हल करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 1 है हमारा, क्या 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है इसके 10%, 12.5%, 25% और 20%। प्रश्न क्या कह रहा है? 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो हमें क्या कैसे हल करना है? 3 यहाँ लिखना है। 3 ये क्या है? घंटा। और 1 दिन का जिसके बाद का लगा होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो एक दिन कितने घंटा होते हैं? 24 घंटा। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, ये इससे कट जाएगा इससे, और 3 से कटे कितना आएगा? 8। यहाँ कितना आएगा? 100/8, यानी 1/8। 100/8 कितना होगा? 100/8। तो इसको हल करके कितना आएगा? 12.5%। कितना आया? 12.5%। तो इसका आंसर कितना आया? 12.5% आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? ये प्रश्न नंबर 1 है, ये प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ 5 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? इसके ऑप्शन है 125%, 200%, 150% और 100%। 100%, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखते हैं हम इससे कैसे कर सकते हैं। विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, इसका मतलब विक्रय मूल्य यहाँ लिखते हैं। विक्रय कहते हैं एसपी, ठीक है, विक्रय कहते हैं एसपी, यानी पहले इसका एसपी कितना था? 1। कितना था? 1। अब कितना कर दिया गया? 3। कितना कर दिया? 3। तो पहले ये क्या है? एसपी। अब यहाँ लिखेंगे हम लाभ। लाभ कितना हो जाता है? यहाँ लाभ हो जाता है 5 गुना, यानी अगर लाभ भी पहले 1 था तो उसका लाभ कितना हो जाता है? 5। यहाँ से एसपी कितना बढ़ा है? यहाँ से कितना एसपी बढ़ा है? 2 एसपी बढ़ा है। कितना? 2। यहाँ से विक्रय कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। और यहाँ लाभ कितना बढ़ गया है? लाभ कितना बढ़ा है? 4। लाभ कितना बढ़ा है? 4। तो यहाँ से क्या निकला? 2 एसपी बराबर कितना? 4 पी। पी मतलब लाभ, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे कितना है? 2। तो यहाँ से एसपी और ये पी आ जाएगा नीचे। यहाँ कितना बचा? 2। इधर कितना जाएगा? 1। यहाँ से कितना निकल के आया? एसपी, यानी यदि 2 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है, 2 रुपये में बेचा जाता है तो 1 रुपये का लाभ होता है। 2 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है। वस्तु की सीपी कितनी रहेगी? 1। यदि हम 2 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं तो उसमें 1 रुपये का लाभ होता है, तो सीपी हमारी कितनी होगी? 1, यानी 1 रुपये सीपी। और लाभ कितना हो रहा है? 1, यानी 1 का लाभ 1 में इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 100%। कितना है इसका आंसर? 100%। कौन सा आंसर आया? डी, 100% इसका आंसर आया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसे साफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 3 नंबर। प्रश्न संख्या हमारी 3 नंबर। प्रश्न संख्या 3। 7 संख्याओं का औसत 53 है। 7 संख्याओं का औसत 53 है। 7 संख्याओं का औसत 53 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन है 59, 60, 7, 53। ठीक, कितना? 53। प्रश्न क्या है? 7 संख्याओं का औसत 53 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? यानी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 53 है। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 6। अब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो इसकी ट्रिक यही होती है, जितना औसत में बढ़ाया जाता है प्रत्येक संख्या में, वही संख्या जितना बढ़ाया जाता है वही औसत में जोड़ दिया जाता है, तो वही हमारा नया औसत प्राप्त हो जाता है। 6 3 9, यहाँ कितना आया? 5।
ये 59 आंसर है। कितना आया? 59। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक बताते हैं हमको छोटा सा नंबर लेके। जैसे 3 संख्या है 1 2 3, इसका औसत कितना है? 2। कितना औसत? 2। यानी बीच वाली संख्या जो होती है वही हमारी औसत होती है। ये संख्याएं लगातार लिखी हुई हैं, संख्याएं लगातार लिखी हुई हैं, तो उसका जो बीच में नंबर आता है वही हमारा औसत होता है। ठीक है, अब हम ये प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दें। जब इसमें 1 जोड़ कितना आएगा? 2। इसमें जब 1 जोड़ कितना आएगा? 3। इसमें 1 जोड़ कितना आएगा? 4। अब यहाँ बीच में कौन सा नंबर है? 3, तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 3। अब तो यहाँ औसत 2 था, यहाँ कितना हो गया? 3। कितना बढ़ा? 1। और एक ही तो प्रत्येक संख्या में बढ़ाया गया है, एक ही प्रत्येक संख्या में बढ़ाया गया है। तो यही जो प्रत्येक संख्या में बढ़ता है वही हमारा सीधा आप उसमें औसत बढ़ा देते हैं, तो वही जो प्राप्त होता है वही हमारा नया औसत होता है। यदि जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं, अगर घटाते हैं प्रत्येक संख्या में तो हम घटा देते हैं, अगर गुणा करना होता है तो प्रत्येक संख्या में गुणा करा देते हैं, औसत निकालेंगे। ठीक है, हम अगला नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। इसका आंसर कितना है? 59। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? प्रश्न संख्या 4। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ऑप्शन है 2/3, 9/87, 20/21, 45/66। ठीक है, ये है भिन्न। इनमें कौन सी बड़ी? इसके अब ऑप्शन कौन से लिखते हैं हम ऑप्शन लिख देते हैं इनको। ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है और ये डी नंबर है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है? ठीक है, हमें देखना है। अच्छा, जो भिन्न जिसका हर जितना बड़ा होगा और हर अंश जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होती चली जाएगी। यदि भिन्न का हर अंश के जैसे जैसे पास होता जाएगा, यानी अंश और हर का जितना ही अंतर कम होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होती चली जाएगी, और जितना ही अंतर ज़्यादा होगा वह भिन्न छोटी होती चली जाती है। ठीक है, वह भिन्न छोटी चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिखा 9/87। जब 9/87 लिखा है यहाँ पर, तो इसका अंतर कितना आएगा? 78। ठीक है, यहाँ कितना लिखा है? 2/3, इसका अंतर कितना आएगा? 1। यहाँ कितना लिखा है? 20/21, इसका अंतर कितना आएगा? 1। यहाँ कितना लिखा है? 45/66, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 45/66, इसका अंतर कितना आएगा? यहाँ आएगा 1 और यहाँ 2, कितना? 21। यहाँ इसका अंतर कितना? 21। तो यहाँ अंतर तो बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली आंसर हो नहीं सकता, ये छोटी हो जाएगी। हमारे पास बची भिन्न कौन सी? ये 2/3 और 20/21। अब इसके लिए हमने क्या पता है हमें? क्रॉस गुणा करा देते हैं इनका, इन दोनों का क्रॉस गुणा करा देते हैं। जब क्रॉस गुणा कराएंगे कितना आएगा? 21 दूना 42, 20 तिया 60। कितना आया? जो संख्या बड़ी इनमें कौन सी बड़ी है? 60 बड़ी है। अगर 60 बड़ी है तो वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो 20/21। तो 20/21 हमारी बड़ी भिन्न जाएगी। कौन सा आंसर आया? 20/21 हमारी बड़ी भिन्न है इनमें से। ठीक है, 20/21 सबसे बड़ी भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? कह रहा है n संख्याओं का योगफल 160 है। प्रश्न संख्या 5, n संख्याओं का योगफल या योग कितना है? 160 है। योग 160 है और उनका औसत 40 है। 40 है, तो 7n + 15 का मान क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन हैं, मार्कर बदल देते हैं। इसके ऑप्शन हैं 45, 38, 43 और 50। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? n संख्याओं का योग 160 है और उनका औसत 40 है, तो 7n + 15 का मान क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ औसत कितना पता है हमें? औसत पता है कितना? 40। योग कितना पता है हमें? 160। नंबर नहीं पता तो यहाँ लिख दिया हमने n। तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 160/40। काट देंगे कितना आ जाएगा? 4। n बराबर कितना? 4। तो अब हमको मान निकालना है कितना? 7n + 15 का। तो 7n की जगह कितना लिखेंगे? 4 + 15। 7 चौको 28 + 15 कितना आया? 28 और 15 कितना आ जाएगा? इसको 2 30 और कितना? 43। कितना आंसर आया? 43। इसका आंसर कितना आया? 43 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का आंसर कितना है हमारा? 43। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 6 कह रहा यदि x y³ - 1
के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 3 होने पर x बराबर 6 है, तो y बराबर 8 पर x का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन है ए नंबर 156/512, बी नंबर 158/511, सी नंबर 141/512, डी नंबर है 156/511। 156/511, ठीक है। अब इसे हमें कैसे हल करना है देखिए। यदि x y³ माइनस y के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? जैसे a है, a और b व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब a व्युत्क्रम 1/b, ठीक है। अगर इसका मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा? a1 और b1, और इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं k। जब ये हटाते हैं यहाँ एक अचर मान लेते हैं, k आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरी कंडीशन रहेगी, तो वहाँ से भी हम करेंगे, तो आ जाएगा a2 + k, जो k का मान है वो दोनों जगह बराबर होगा, तो यहाँ कितना आएगा? चाहिए, तो अब इसको हल करके कितना आ जाएगा? a2 और b2 बराबर कितना आया? k। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? k का मान दोनों जगह बराबर तो बराबर कर लेंगे, तो a1 b1 बराबर a2 और b2, ठीक है। ये हमारा बन गया सूत्र। अब इसी आधार पर इसे हमें हल करना है, जैसे डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे वही हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो क्या बनेगा हमें देखते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं इसको, x इंटू y³ माइनस 1, ये x1 कर लें, इसे बराबर y1 कर लें, x2 इंटू y2 माइनस 1, बस इसमें मान रख देना है। तो x1 कितना है हमारा? x1 और कितना है? 6, तो यहाँ रख दिया 6, गुणा के साथ लगाया। y1 कितना है हमारा? y1 3 है, तो 3 का क्यूब कितना? 27, 27 में कितना जाएगा? 26 बराबर x2 में कितना है? x2 में निकालना है, इंटू y कितना है? y2 8, तो 8 क्यूब कितना होगा? 512, 512 में एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 511, कितना बचेगा? 511। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 6 गुणा कराओ तो चलेंगे 36, 6 दूना 12, 12 3 15, 156 आ जाएगा। अब यहाँ से x2 वाला जब निकालेंगे हम, ये 511 इसके नीचे आ जाएगा, 511 इसके नीचे आ जाएगा। तो x2 का मान कितना है? 156/511, 156/511। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? 156/511, डी नंबर ऑप्शन। कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन। इसे ध्यान से देख लेना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर हमारा 7 है। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF और दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 57 और 114 है, 57 114 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9/2 गुना है, तो बड़ी संख्या बताओ। इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 136, बी 171, सी 278, डी 124। डी कितना? 124। अब इसे कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं, यहाँ ये लाइन दिया है, उनमें से एक संख्या, हम मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है,
का एक संख्या दूसरी संख्या से 9/2 गुना, तो इसका 9/2 गुना करेंगे। तो यहाँ से पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 9/2, इन दोनों का अनुपात आएगा। अच्छा, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ए है, एक सामने कितना आया 9। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 9 से मल्टीपल कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कट रही है। अगर एक ही संख्या होगी तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें चेक कर सकते हैं 6 3 9 और 1 10, ये नहीं कटेगी। यहाँ 7 2 9, ये कट जाए, ये हो सकती है। इसको देखते हैं 7 2 9 1, ये नहीं कटेगी। यहाँ देखते हैं 4 2 6 1 7, ये भी नहीं कटेगी। तो हमारा आंसर कितना आया 171। इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। बाकी हम लोग लगाएं कैसे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पहली संख्या कितनी आई 9, दूसरी संख्या कितनी आई 2, तो पहली संख्या कितनी आई 9, तो यहाँ से मान लेंगे पहली संख्या 9x है, दूसरी संख्या कितनी आई 2x। यानी एक सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, इसी में हम मान रख देंगे। ठीक है, बराबर HCF कितना है 57, दूसरा कितना है LCM 114। अब इसे हल करेंगे, सबसे पहले से 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा 57 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसे 3 से काटेंगे, जब इसको 3 से काटेंगे कितना बचा 3, यहाँ से 3 काटेंगे कितना है 19, इधर से भी 3 से का जो बचा इसको काटेंगे कितना है 19, यहाँ कितना बचा x² बराबर 300, यानी x² बराबर 19 इंटू 19। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 19। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 9x, बड़ी संख्या कितनी है 9x, तो 9x का मान चाहिए हमें। तो 19 गुणित 9 कितना आया 19 यहाँ 171, कितना आया 19 है 171। इसका आंसर कितना आया बी नंबर 171 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम ऐसे हल कर सकते हैं, ये इसका बेसिक है और ये इसे ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो जिन्हें हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, कह रहा एक धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 20% वार्षिक 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है, 2400 रुपये हो जाती है 24 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज के क्या होगा, 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन 300, बी नंबर 600, सी ऑप्शन 1000 और डी ऑप्शन है हमारा डी 750 रुपये, 750 रुपये। ठीक है, हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं, देखते हैं। पहला एक राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 24 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मूलधन पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से लगाते हैं। 20% का फ्रैक्शन मेथड कितना होता है 1/5, कितना आएगा 1/5। जब इसमें लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो जो नीचे आता है जो हमारा ये हमारा मूलधन होता है P, और जो ऊपर होता है ये 1 साल का साधारण ब्याज होता है SI, 1 साल का साधारण ब्याज यानी SI होता है। तो यहाँ कितने साल की बात की 3 साल, 3 साल। तो 1 साल में अगर 1 रुपये 5 रुपये है मूलधन, उसमें 1 साल में 1 रुपये मिला है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा 3 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना होता है P प्लस SI, अमाउंट कितना होता है, मिश्रण क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पर मूलधन कितना है 5 और साधारण ब्याज कितना 3 साल का 3 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और 8 का मान हमें सवाल में कितना दिया है 2400, कितना दिया है 2400 रुपये, 2400। तो एक का मान कितना आएगा 300 यूनिट, कितना है 300 रुपये, एक यूनिट का मान कितना आया 300 रुपये। हमसे पूछा है समान धन राशि पर और समान दर से, रेट भी समान है और धनराशि भी समान है, तो 2 साल का, यानी 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 300, तो 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 600 रुपये, कितना आ जाएगा 600 रुपये। या इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 साल में अगर 300 रुपये ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज में, तो 2 साल में कितना आ जाएगा 600। यानी साधारण ब्याज का मान हर साल कैसा होता है समान होता है, हर साल समान होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 600 रुपये। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक सेकंड जरा मार्कर ले लेते हैं यहाँ से।
प्रश्न नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, ठीक है। दिया है कि 40^11, ठीक है, बराबर x, 40^0.1 बराबर y, और दिया है इसी में x z बराबर y की पावर 2, तो z का मान बताइए, z का मान बताओ। इसके ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1.82, दूसरा ऑप्शन है 2.16, तीसरा ऑप्शन है सी 0.07, और चौथा ऑप्शन है हमारा यानी डी नंबर 1.47। इसे कैसे हल करते हैं? यहाँ देखो 40 की घात कितना है? 0.11, यह बराबर किसके? x के है। और यहाँ 40 की घात कितना है? 0.1, ये किसके बराबर? y के। और यहाँ ये हमें संबंध दिया है x की पावर z और y की पावर 2, तो हमको यहीं से हल करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम x की पावर z और y की पावर 2, तो हम यहाँ x का मान रखेंगे। x का मान कितना? 40 घात कितना? 0.11, और इसके ऊपर z है, यहाँ z का हो जाएगा गुणा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? साथ में आ जाएगा इसके, यहाँ साफ लिखते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 11z बराबर y का मान कितना है यहाँ पर? 40 और 0.1, और गुणा कितना है यहाँ पर? 2, यहाँ से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेस समान है, यानी आधार अगर समान होता है तो घातों को हम बराबर लिख लेते हैं। यहाँ 0.11 और z बराबर, इसका गुणा करना कितना आएगा? 0.2, तो z बराबर यहाँ से निकल के आएगा 0.2/0.11। जब यहाँ 0 हटाएंगे ये बन जाएगा 20/11। इसका इसमें अगर हम भाग देंगे 20/11 में कितना है? 11 का 11, कितना बचा? 9, दशमलव लगाया, कितना? 90, 11 से भागी 8 बार कितना बचा? 2, तो 1, तो 1.81 लगभग 2 आ जाएगा इसमें, कितना है? तो ऑप्शन नंबर कितना है इसका? ए। ऑप्शन नंबर कितना है? ए। ये पिछले बार रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी में, ठीक है। इसे ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। हमने बेस बराबर यहाँ जो दिया है इसके हिसाब से यहाँ लिखा, और बेस समान तो घातों को बराबर लिख लिया, बस इसका हम भाग दे देते हैं। ये जेड का मान कितना निकल के आया? 1.82, ठीक है, 1.82। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर हमारा 9। ये जितने भी प्रश्न है पिछली रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए हैं PYQ क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या है 10 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 नंबर है, ये भी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसे। पहली प्रश्न संख्या 10 क्या है? पहले सात अभाज्य संख्याओं का परास क्या होगा? पहली 7 अभाज्य संख्याओं का परास क्या होगा? ऑप्शन इसके हैं, पहला 7, दूसरा 15, तीसरा 16 और चौथा 8.4। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परास क्या है और पहले अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से? सबसे पहले कौन सी होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर इसके बाद 7, फिर 11 और 13, फिर 17। हमें कितनी चाहिए? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभाज्य संख्या हमारी हो गई, ठीक है। इसमें कहा है परास को और कहते हैं रेंज, इसे कहते हैं रेंज, और इसी को कहते हैं परिसर। रेंज, परिसर, परास। इसका क्या मान होता है? इसका क्या मतलब होता है कि यदि कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? परास कहलाता है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बस यही हमारा क्या होता है? परास। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। हटा दें कितना आएगा? 15। इसका आंसर कितना आया? 15। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 17। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इन दोनों का अंतर करेंगे कितना है? 15। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। एक प्रश्न और बचा हमारा, लास्ट वाला देख लेते हैं उसको भी। 11 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? 11 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें क्या है? कह रहा एक समकोण त्रिभुज, क्या है इसमें? एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न संख्या 11, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 40, x हैं।
9,40, है तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन है 8, 4, 7.5, 20.5। ठीक है, 20.5। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए x का मान कितना है। ठीक है, अगर ट्रिपलेट हमें याद है तो ये हमें आसानी से पता हो जाएगा, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें निकालना है। तो अब हमें ये नहीं पता समकोण त्रिभुज है तो ये छोटी होगी या बड़ी होगी। तो समकोण त्रिभुज हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये भी नहीं बताया कौन से, तो अगर ट्रिपलेट याद है तो हमें दिखाई दे 9,40 के साथ क्या आता है, 41 आता है। क्या आता है? 9,40, 41। यानी अगर किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में दो भुजा हमें पता है, मान लो हमको इधर 40 लिया तो इधर 9 लेंगे, तो ये x बचेगा। यानी अगर x ये बचा तो इसका मतलब 9,40, या इधर ये इसको हम 40 ले लें, इधर हम 9 ले लें। ठीक है, इनसे कोई अंतर नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा? 41। ये कितना? 41। ये क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है कि हमें पूछना है अंतःवृत्त की त्रिज्या। पूछा जा रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर, ये क्या होता है? a + b - c बटे 2। a + b - c बटे 2 अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये लंब, आधार और ये कर्ण है। यानी लंब और आधार की भुजाओं का योग कर्ण में घटा दे, कर्ण से घटा देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम 40 + 9 - 41 बटे कितना? 2। ये 49 आ जाएगा। 49 में 41 जाएगा, कितना बचा? 8। और 8 में 2 से भाग देंगे, कितना आया? 4। कितना आया? 4। इसका आंसर कितना आया? 4। ठीक है, कितना आया? 4 इसका आंसर आ गया। यदि इसी में पूछ लेता परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर, ये हमारी क्या होती है? कर्ण का आधा। कितनी होती है? समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? कर्ण का आधा। यहाँ कर्ण कितना है? 41। तो 41 का आधा कितना हो जाएगा? 2 का कितना? 41 का कितना है? 20.5। यानी अगर हमसे पूछा था परिवृत्त की त्रिज्या बताइए तो कितना आता? 20.5 आ जाता है। ठीक है, कितना आता? 20.5। हमसे अंतर पूछा गया है, कितना आया? 4। यही इसका आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों बस इतने ही प्रश्न हम डेली यही प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आप लोग इन्हें अच्छे से लगाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।